हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 24 जून के न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। जो पेपर में 4 आर्टिकल हमने लिए हैं वो आर्टिकल हैं बीज मित्र के ऊपर, इवेपोरेटिव डिमांड के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के ऊपर, इंटीग्रेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर। ये सारे आर्टिकल द हिंदू के हैं। कौन से जीएस पेपर में ये रेलेवेंट हैं वो भी यहाँ मैंने आपके लिए लिख दिया है, प्लस कौन सा इस आर्टिकल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था वो भी यहाँ एज अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मैंने डाल दिया है। हर एक आर्टिकल के बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाला है, उसका मॉडल आंसर आपको टेलीग्राम के चैनल पे इन द पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा। वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो एज इट इज़ आर्टिकल से फ्रेम किया गया है, तो आपको बहुत आसानी होगी। एक बार आप आर्टिकल पढ़ेंगे, उसके बाद जो मॉडल आंसर पढ़ेंगे और फिर जब प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आर्टिकल से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और फिर ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे 23 में क्वेश्चन आया, 2020 में आया, 2023 में आया, 2023 में आया, तो अभी आपको समझ में आएगा कितना रिलेवेंट है ये आर्टिकल इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको काफ़ी क्लैरिटी इन सब चीज़ों को लेके मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है बीज उत्सव के ऊपर। बीज उत्सव जैसे फेस्टिवल्स होते हैं बाकी जनरल, वैसी एक फेस्टिवल है बीज उत्सव जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में मनाया गया। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 60 पंचायत, 9,400 से ज़्यादा ट्राइबल मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। क्या होता है बीज उत्सव में? इसमें आपस के गांव के लोग आपस में सीड को एक्सचेंज करते हैं, और वो सीड कोई केमिकल बेस्ड सीड नहीं होते बल्कि इंडिजिनियस सीड होते हैं, जो एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक सीड जिसे हम लोग कहते हैं वो होते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कम्युनिटी लेड एक सीड सिस्टम बन सके और अच्छी तरह से। जैसे मार्केट में आज के समय इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, इतना केमिकल बेस्ड सीड हो रखे हैं, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम दोबारा से कहीं ना कहीं नेचर बेस्ड सीड सिस्टम ला सकें और अपनी एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी इंडिजिनियस सीड्स के द्वारा प्रमोट की जा सके। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, इन ऑब्जेक्टिव को आप एज इट इज़ अपने कॉपी में कहीं ना कहीं अंदर नोट फॉर्म लिख सकते हैं। कभी अगर कोई क्वेश्चन आए, अभी आपको जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे आप इस ऑब्जेक्टिव में जो पॉइंट लिखें एज इट इज़ इसको आप फ्रेम कर सकते हैं अपने आंसर में, ब्लूप्रिंट में। जब आप पेपर में बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स आपके दिमाग में ड्रीम्स आएंगे, आप आंसर्स लिखोगे। आंसर इज़ नथिंग बट जो आपने छोटे छोटे पॉइंट्स इधर उधर पेपर से लिए होते हैं वो उसी का कल्मिनेशन होता है, वो सब एक साथ एग्रीगेट होकर आंसर बनाते हैं। अब जैसे ये एक आर्टिकल आपके सामने है, तो ऐसा नहीं होगा कि इसी आर्टिकल में पूछ लेंगे व्हाट इज़ बीज उत्सव, नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी। जो जैसे आपको क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा, क्वेश्चन किसी दूसरे टॉपिक पे रहेगा, लेकिन आप याद करेंगे तो आपको आएगा कि उस क्वेश्चन में आप इस आर्टिकल के 1-2 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, और अगर 1-2 करंट अफेयर के पॉइंट भी आप ऐड कर देंगे, कहीं ना कहीं वो आपके लिए एज अ एच साबित होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है बीज उत्सव का। अब क्वेश्चन है कि आखिर इंडिजिनियस सीड इतना मैटर क्यों करता है? सबसे पहला रीज़न है कि ये सीड्स जो इंडिजिनियस होते हैं वो क्लाइमेट रिजिलियंट होते हैं, क्योंकि नेचर बेस्ड है, रीजन बेसिस पे होंगे। अगर एक गेहूं या फिर लेट्स से एक कोई सीड है वो गर्म जगह पे अच्छे से उगता है, तो अगर उसे ठंडी जगह पे ले जाके केमिकल से उगा रहे हैं तो उसे कहीं ना कहीं ये नहीं बोलेंगे कि अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में उग रहा है। लेकिन अगर किसी गर्म जगह का सीड है उसको वहीं पे उगा रहे हैं तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहा है। तो इंडिजिनियस सीड जो होंगे वो तो नेचुरल एनवायरनमेंट में ही ग्रो होते होंगे। तो इस वजह से ये जो इंडिजिनियस सीड्स है ये क्लाइमेट रिजिलियंट कहे जाते हैं। इनकी कॉस्टिंग लो होती है क्योंकि अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में होते हैं, प्लस ये लोकली बहुत आसानी से अडेप्टेबल होते हैं। इसके साथ ये एक कल्चरल, न्यूट्रिशनल और बायोडाइवर्सिटी वैल्यू भी अपने साथ लेके चलते हैं। फिर अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं अगर हम इंडिजिनियस सीड का यूज़ करते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी जो मार्केट ड्रिवन हाइब्रिड सीड्स हैं जिसमें केमिकल पड़े होते हैं, उन सब से हमारी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि हम बहुत जल्दी प्रोडक्शन करने के लिए हाइब्रिड सीड का यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन हम ये उसमें मिस कर देते हैं कि इन हाइब्रिड सीड्स का सॉइल पे बहुत ही इन्वर्स निगेटिव इम्पैक्ट होगा, जो कि आगे चल के दिखता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी की एक्टिविटीज़ मनाई गई बीज उत्सव में? पहली बात तो बीज संवाद हुआ, जिसे
सीड डायलॉग कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी फेयर हुए, सीड बॉल मेकिंग हुई, प्लांटेशन ड्राइव्स लोगों ने किए और इसमें अवेयरनेस बताई गई कि कैसे सीड हेरिटेज और क्लाइमेट कॉन्शियसनेस लोगों के बीच फैलाई जा सकती है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ इस बीज उत्सव में मनाई गई। प्लस इसमें बीज मित्र जिसे सीड फ्रेंड कहते हैं, बीज माता जिसे सीड मदर कहते हैं, ये सारे नाम के अवार्ड को भी दिया गया है उन लोगों को जो लोग इस इंडिजीनियस सीड्स को प्रमोट करते हैं, उनको कहीं ना कहीं रिकग्निशन मिली इन सब अवार्ड से। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि बीज मित्र, बीज माता ये किस रेफरेंस में है, तो आपको अच्छे से आप याद आएगा कि हाँ ये सारे इंडिजीनियस सीड्स के लिए जो फेस्टिवल हुआ था, इसे बीज उत्सव कहते हैं, उसमें सारे अवार्ड्स मिले थे। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर 2023 में आया था, हाउ डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट क्रॉप डाइवर्सिटी। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन क्रॉप डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन बीज मित्र के ऊपर या बीज उत्सव के ऊपर नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है हाउ डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट क्रॉप डाइवर्सिटी। तो आपको नहीं लगता कि जो बीज उत्सव है उसका रिलेवेंट यहाँ पे है? अगर हम इंडिजीनियस सीड का यूज़ करेंगे तो क्या हमारी क्रॉप डाइवर्सिटी नहीं होगी? ऑब्वियस ही बात है, बिल्कुल होगी। जब हम इंडिजीनियस सीड्स का और ज़्यादा प्रमोशन करेंगे तो क्या हमारी क्लाइमेट रिजिलियंट एक अच्छे से तैयार नहीं होगा सीड, और प्लस साथ ही साथ जो प्रोडक्शन होगा? आंसर इज़ वेरी ट्रू, बिल्कुल होगा इन सब चीज़ों से। तो आप उन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, डिस्कस हाउ कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव लाइक बीज उत्सव कंट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी एंड सीड सॉवनिटी। अब ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस, ये एज इट इज़ इसी आर्टिकल से फ्रेम हुआ है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चेंज किया मैंने, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आर्टिकल से कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, लिखने की कोशिश करिएगा। इसका पीडीएफ आपको मैं इन द मॉडल फॉर्म टेलीग्राम चैनल पे मैंने प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है कि कैसे इवेपोरेटिव डिमांड, इंडिया में अभी भी इवेपोरेटिव डिमांड का डेटा और इवेपोरेटिव डिमांड के ऊपर प्रॉपर रिसर्च नहीं है, तो किस तरह से हमें उसके नुकसान झेलने को मिलते हैं। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज़ इवेपोरेटिव डिमांड, व्हाट इज़ इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अगर हम पहला वर्ड देखें इवेपो ट्रांसपिरेशन, ये दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है इवेपोरेशन, दूसरा है ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है जब ज़मीन में जो पानी होता है, मॉइस्चर होता है, वो धूप से इवेपोरेट हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसका मॉइस्चर जब इवेपोरेट हो जाए, उसी को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो इवेपो ट्रांसपिरेशन दो प्रोसेस से मिलके एक वर्ड बना है, जिसमें लैंड से भी पानी ऊपर जा रहा है एटमॉस्फेयर में, प्लस जो प्लांट्स हैं उससे भी पानी ऊपर जा रहा है, तो दोनों मिलके इवेपो ट्रांसपिरेशन बन जाता है। अब आते हैं व्हाट इज इवेपोरेटिव डिमांड। अब आपको मैं बहुत ही लेमन टर्म में समझाता हूँ। इवेपोरेटिव डिमांड का ऐसे मतलब समझो कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी कितनी प्यास है। जैसे आप बहुत थर्स्टी हो जाते हो ना, कभी कभी गर्मी में आप चल रहे हो कंटिन्यूसली 4-5 घंटे 6 घंटे पानी नहीं पिया, देन यू फील वेरी मच थर्स्टी, लेकिन ये पानी चाहिए, बस मुझे पानी, ऐसा फील होता है आपको। इन द सेम वे जो एटमॉस्फेयर है उसे भी प्यास लगती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी भाषा में इवेपोरेटिव डिमांड मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको कितनी प्यास है पानी की। जितनी ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर को प्यास होगी पानी की, उतना ज़्यादा वो ज़मीन से पानी को ऊपर उठाएगा, उतना ज़्यादा पेड़ों से पानी को लेगा, ट्रांसपिरेशन होगा। तो आप कह सकते हो कि इवेपोरेटिव डिमांड जितनी ज़्यादा होगी, इवेपो ट्रांसपिरेशन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, वही सेम चीज़ लिखी है, हाउ थर्स्टी द एयर इज़। और ये किन सब चीज़ों से अफेक्ट होता है, कैसे डिसाइड होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है बहुत प्यासा है? वो डिसाइड होगा जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, विंड कैसी है, ह्यूमिडिटी कैसी है, सोलर रेडिएशन कैसी है, ये सब डिसाइड करता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे डिसाइड होता है कि इवेपोरेटिव डिमांड कितनी है। अब सवाल उठता है व्हाई डज इट मैटर? इट मैटर्स बिकॉज ये इवेपोरेटिव डिमांड कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट को वार्म करती है। जितनी ज़्यादा हमारी इवेपोरेटिव डिमांड होगी उतना ज़्यादा क्लाइमेट वार्म होगा।
इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर इवेपोरेटिव डिमांड ज़्यादा है तो लैंड से, जैसा आपको ऑलरेडी बता दिया, प्लांट से, ट्री से और ज़्यादा पानी उठेगा, और जब पानी उठेगा तो कहीं ना कहीं ड्राइनेस होगी, और जो क्रॉप्स होंगी वो बहुत उन पे स्ट्रेस पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पानी नहीं होगा। तो हमारे जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, उन पे ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, समझ रहे हैं। और इवेपोरेटिव डिमांड जब ज़्यादा होती है तो हीट वेव्स का इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, ठीक है। जैसा हमें पता है अभी के टाइम में हीट वेव्स बहुत फ्रीक्वेंट हो चुकी हैं, इंटेंस हो चुकी हैं और लंबी भी हो चुकी हैं, प्लस इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब अगर हम बात करें इंडिया के रेफरेंस में क्या है इवेपोरेटिव डिमांड का अर्थ, पहली बात तो इंडिया में अभी भी इवेपोरेटिव डिमांड का कोई स्पेसिफिक डेटा हमारे पास नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे पास हमारे इंडिया में इतनी गर्मी है, हीट वेव्स है, बट अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग रिसर्च गैप में हैं, हमारे पास प्रॉपर रिसर्च नहीं है, डेटा नहीं है, तो हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे किस चीज़ का, क्रॉप सेंसिटिविटी कितनी है, कि कितनी गर्मी झेल सकती है हमारी क्रॉप, वाटर मैनेजमेंट की प्रॉपर एनालिसिस नहीं है हमारे पास, रीजनल क्लाइमेट प्लानिंग प्रॉपर सी नहीं है। अगर एक इंडिया में एक क्लाइमेट प्लानिंग है तो वही हर जगह हम कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ है ही नहीं, व्हाट आई एम सेइंग कि ये अभी बहुत ही नीश स्टेज पे, कहीं ना कहीं अभी हम बहुत डेवलपमेंट स्टेज पे चल रहे हैं, बट अभी फाइनल लेवल पे नहीं है सारी चीज़ें कि अपने आप को वेल डेवलप कह सकें कि हमारे पास इवेपोरेटिव डिमांड का प्रॉपर डेटा है। क्वेश्चन उठता है कि ये मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है। मेजर करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे ज़मीन है, ज़मीन पे घास है, ठीक है, तो आप बहुत ही एकदम सिंपल सी भाषा में समझो कि कितना पानी उस घास से ऊपर उठेगा, वही कहीं ना कहीं एक इवेपोरेटिव डिमांड का, एक आइडल कंडीशन में कितना पानी घास से ऊपर जाएगा, वो एक ऐसे इस तरह से उसे मेज़र किया जाता है, किस चीज़ को, इवेपोरेटिव डिमांड को, ठीक है। अब इवेपोरेटिव डिमांड को अगर हम एस्टिमेट करेंगे तो इससे मदद क्या क्या मिलेगी। पहली बात तो हमें एग्जैक्ट आइडिया होगा कि क्रॉप में कितनी पानी की नीड है, इरिगेशन टाइमिंग का आइडिया लगेगा, हमें कब कितना इरिगेशन करना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा इवेपोरेटिव डिमांड है, बहुत ज़्यादा हमारा एटमॉस्फेयर पानी मांग रहा है, तो हमें उसी हिसाब से इरिगेशन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा। नहीं तो अगर वो 100 यूनिट की डिमांड कर रहा है, हमने केवल 50 यूनिट ही पानी डाला हुआ है खेतों में, तो 50 तो वैसे ही सूख जाएगा, 50 और जो रहेगा वो और ज़्यादा सुखा देगा, तो क्रॉप पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये हेल्प करता है एस्टिमेट करने में। प्लस ड्रॉट फोरकास्टिंग भी आसान हो जाती है जब हमारे पास इवेपोरेटिव डिमांड का एक प्रॉपर डेटा होता है, तो हम बता सकते हैं कि भैया आज इसको 100 यूनिट की प्यास थी, कल हमें लगता है ये कहीं ना कहीं 50 होगा, नहीं 150 होगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल फोरकास्टिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशंस क्या है। जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें ये पाया गया है कि जो हमारा सेंट्रल इंडिया है और हिमालयन रीजन है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसकी प्यास बढ़ती जा रही है, और जब बढ़ रही है प्यास दैट मीन्स गर्मी भी उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया इवेपोरेटिव डिमांड के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। पहला तो सोलर रेडिएशन होता है, जैसे आपको पता है। दूसरे फैक्टर्स क्या होते हैं, दूसरा होता है कि कैसी विंड है, वेलोसिटी कैसी है, ह्यूमिडिटी कैसी है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं इवेपोरेटिव डिमांड के, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन कहती हैं कि इवेपोरेटिव डिमांड सेंट्रल इंडिया में, हिमालय में बढ़ रही है। लेकिन अगर वहीं पे इंडिया की स्टडीज़ जो अर्लियर में हुई वो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, इवेपोरेटिव डिमांड डिक्रीज हो रही है, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर उसको ज़्यादा प्यास नहीं लग रही है। तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल डेटा है और जो हमारा डेटा है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है, रिसर्च नहीं है, तो ये एक और रीज़न बन जाता है। प्लस देखा जाए तो इंडिया में रीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो इवेपोरेटिव डिमांड हमारी नॉर्थ इंडिया में होगी, ज़रूरी नहीं है वो नॉर्थ ईस्ट में होगी या साउथ में होगी, वो वेरी करती है। तो वेरी करेगी तो हमारे पास उस वेरी करने का डेटा भी होना चाहिए। तो इस वजह से हमारे पास मॉडल होना चाहिए कि लोकल क्लाइमेट कैसा है, क्रॉप टाइप कैसी है, सीज़न कैसा है, इन सब का एक प्रॉपर मॉडल होगा, तब हम बता सकते हैं कि भैया एटमॉस्फेयर कितना प्यासा है। तो सुनने में बहुत आसान लग रहा है कि नहीं यार बस करना क्या है, घास है, पानी उठ रहा है, यही तो देखना है। बट देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, ठीक है, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही डाइवर्स है। तो इस वजह से हमारे पास ग्राउंड लेवल रिसर्च प्रॉपरली नहीं है, ठीक है। और इवेपोरेटिव डिमांड का डेटा इंटीग्रेट नहीं है, ना ही हमारी पॉलिसी में इंटीग्रेट है, और जैसा बताया क्रॉप मॉडल्स में तो है ही नहीं। प्लस अवेयरनेस अभी भी नहीं है फार्मर्स और जो हमारे पॉलिसी प्लानर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, अभी भी हमारे पास प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है कि इवेपोरेटिव डिमांड कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इसका है
क्या इसका वे फॉरवर्ड है, सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कि हमारे पास एक इंडिया का इवेपोरेटिव डिमांड का डेटा होना चाहिए। मतलब ओवरऑल इंडिया लेट्स से अगर ये है तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे जो लोकल एटमॉस्फेयर है इसको कितनी प्यास है, इसको कितनी प्यास है, इसको कितनी प्यास है, इसको कितनी प्यास है। तो अगर हमें सारों की प्यास पता होगी ना तो हम उसके हिसाब से एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस कर पाएंगे। हमें यहाँ पे जो लोकल क्रॉप्स हो रही हैं उनकी वाटर नीड्स पता होगी, हमें पता होगा यहाँ पे इरिगेशन कितना करना है, यहाँ पे इरिगेशन कितना करना है। फिर हम ड्रॉट फोरकास्ट कर पाएंगे, कहाँ पे बारिश होने वाली है, कहाँ पे सूखा पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये मदद करेगा, ठीक है। नहीं तो क्या हो रहा है, अगर कह रहे हैं 100 यूनिट पानी नॉर्थ में डालना है, 100 यूनिट साउथ में डालो, तो ये कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्म वे में नहीं काम हो पाता अगर कंट्री बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, उसका क्लाइमेट डाइवर्स है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें बताई हैं इन सब को आप एज इट इज़ अपने आंसर्स में भी लिख सकते हैं कि इवेपोरेटिव डिमांड किस तरह से यूज़ हो सकती है, क्या हेल्प करेगा वो, प्लस किस तरह से आप इवेपोरेटिव डिमांड मदद करेगी। ये सारी चीज़ें अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आप फ्रेम कर सकते हो अपने आंसर्स एज इट इज़। यूपीएससी सीएससी जीएस पेपर 3 में 2020 में क्वेश्चन आया था, द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज विल रिड्यूस द रेगुलर ड्रॉट एंड फ्लड्स इन इंडिया। तो ऐसा कहा कि आप एग्जैक्टली आर्टिकल पे आपके आंसर नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन पॉइंट्स आप ज़रूर ढूंढ सकते हो। तो आप सोचिए, क्या इवेपोरेटिव डिमांड को आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो? द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज विल रिड्यूस द रेगुलर ड्रॉट। आंसर क्वेश्चन पूछता है हाउ, किस तरह से इफेक्टिव मैनेजमेंट जो लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज का इफेक्टिव मैनेजमेंट किस तरह से रेगुलर ड्रॉट और फ्लड्स को रिड्यूस कर सकता है। तो आप खुद सोचिए कैसे कर सकता है। तो इवेपोरेटिव डिमांड का जब हमारे पास प्रॉपरली डेटा होगा तो उसका यूज़ करके हम कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार कनेक्शन पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल से कोरिलेशन मिल जाएगा। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, राइजिंग इवेपोरेटिव डिमांड पोसेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू इंडियाज वाटर सिक्योरिटी। ये पहला पार्ट हो गया। अब इसमें आप क्या है, किस तरह से सिग्निफिकेंट चैलेंज पोज करता है, तो आपको ऑलरेडी पता है ड्रॉट का खतरा बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है, सबसे मेन खतरा। फिर क्रॉप में रिजिलियंस कम हो जाता है, इरिगेशन वाटर वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सारे कहीं ना कहीं क्या है, किस तरह से इवेपोरेटिव डिमांड एक सिग्निफिकेंट चैलेंज पोज करता है। अगर हमारे पास इसका डेटा नहीं है तो इवेपोरेटिव डिमांड किस तरह से एक बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है, ठीक है, इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है। फिर आई डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस फिनोमिना एंड सजेस्ट कॉम्प्रहेंसिव मेजर्स टू एनहांस वाटर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट रिजिलियंस इन द कंट्री। अब ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज इसी आर्टिकल से उठाया गया है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ उसी आर्टिकल को मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आप एक बार इसके इम्प्लीकेशन, इस फिनोमिना, किस फिनोमिना, राइजिंग इवेपोरेटिव डिमांड के क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं और क्या कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स हो सकते हैं, आप अगर एक बार आर्टिकल को दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इवेपोरेटिव डिमांड मतलब कैसे, जो एटमॉस्फेयर की प्यास है वो कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें नहीं पता होगा वो कितना प्यासा है तो हम उसे सही से समझ नहीं पाएंगे, हम स्टेप सही से नहीं ले पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप कनेक्ट करोगे निमोनिकल फॉर्म में तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये सारी चीज़ें समझना, ठीक है। अब इसका जो मॉडल आंसर है वो मैंने इन द पीडीएफ फॉर्म टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप एक बार मॉडल आंसर को देखिएगा और मॉडल आंसर देखने से पहले एक बार आप आर्टिकल पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन समझिएगा पार्ट्स में, फिर थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करिएगा। और जब आप आंसर पढ़ेंगे तो ये नहीं कि बस आंसर को पढ़ लीजिए, उस आंसर में जो की पॉइंट्स लगे आपको उन की पॉइंट्स को 1-2 लाइन में अपने नोट्स में लिख लेना, ताकि इन फ्यूचर कभी आप कोई आंसर लिख रहे हो तो वहाँ पर इवेपोरेटिव डिमांड को जोड़ सकते हो। अब इवेपोरेटिव डिमांड जब मैंने बोला तो ज़रूरी नहीं है कि जीएस पेपर 3 का जो सेक्शन है उसी में यूज़ होगा, ठीक है। जो एग्रीकल्चरल सेक्शन है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का सेक्शन है जीएस पेपर 3 में, ज़रूरी नहीं है वहीं पे यूज़ होगा। इसको आप जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफिकल फिनोमिना में भी यूज़ कर सकते हैं, इवेपोट्रांसपिरेशन, इवेपोरेटिव डिमांड को यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि जो हमारा डेटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, उनकी कूलिंग डिमांड, उनमें फ़ैन लगते हैं उनको ठंडा करने के लिए, उनकी कूलिंग डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और साथ ही साथ ह्यूमंस की कितनी ज़्यादा कूलिंग डिमांड बढ़ चुकी है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, हीट वेव्स बढ़ती है, तो ह्यूमंस की भी डिमांड बढ़ती है, भैया हमें ठंडा रहना है तो हमें एसी की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो उसे कह रहे हैं, तो कूलिंग डिमांड जो होती है एयर कंडीशनर की प्लस डेटा सेंटर्स की,
डेटा सेंटर्स में ऐसा नहीं एयर कंडीशनर लगा, बट वहाँ पे स्पेशल फैंस लगे होते हैं। मान लो डेटा सेंटर है तो यहाँ पे बहुत हाई लेवल ऑफ गर्मी होती है, ठीक है। तो जब गर्मी होती है उसको ठंडा करने के, सब सीपीयू देखते हो अपना गर्म हो जाता है, फैन लगाते हो, ठीक है। कोई एसी तो नहीं लगा है, स्पेशल फैन लगा होता है। लेकिन अब सोचो जब इतना बड़ा डेटा सेंटर है, लेट्स से गूगल का डेटा सेंटर है, AWS का डेटा सेंटर है, एनवीडिया का डेटा सेंटर है, तो वहाँ पे कितने स्पेशल फैंस लगते होंगे। तो जब फैंस लगेंगे कूल करने के लिए, तो और जब AI का फॉर्म, आज AI इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो AI का भी तो डेटा कहीं ना कहीं प्रोसेस होगा ना, और जब डेटा प्रोसेस होगा तो उसको भी ठंडाक चाहिए होगी। तो ये जो ठंडाक की बात हम कर रहे हैं, क्या मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा कूलिंग होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी उतना ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे बात आएगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे होता है? अगर हम ट्रेडिशनल वे में बात करें तो कोल का यूज़ होता है, न्यूक्लियर पावर का यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो उस पर कहीं ना कहीं प्रेशर बनता है, ठीक है। तो अगर हम केवल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की बात करें डेटा सेंटर्स में, केवल अकेले डेटा सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं ग्लोबली, तो 2035 तक अप्रॉक्सीमेटली 8,000 टेरावाट की डिमांड होगी, ठीक है। 8,000 टेरावाट तक की डिमांड बढ़ने के चांसेस हैं 2035 तक। और ये बढ़ रही है, वो ज़्यादा, वो तो एक अपना पार्ट है, लेकिन आप ये सोचो डिमांड कर हो कहाँ रही है? ये हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हो रही है। और इलेक्ट्रिसिटी को देखें तो अभी भी इलेक्ट्रिसिटी के जो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स होते हैं वो अभी भी उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ चुका है। वो अभी ट्रांजिशन नहीं हुआ है उनका रिन्यूएबल की तरफ, वो वही एज ओल्ड ग्रिड जैसे बोलते हैं ना, ट्रेडिशनल स्टाइल वाले इलेक्ट्रिक ग्रिड बने हैं, अभी उनका ट्रांजिशन धीरे 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 हो रहा है। लेकिन अभी भी उनके ऊपर अगर ये 8,000 टेरावाट का प्रेशर बनेगा तो उन कैसे हैंडल करेंगे? तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, ठीक है। अगर हम ग्लोबल डिमांड ट्रेंड की बात करें, समझ रहे, तो जो डेटा सेंटर है और जो एयर कंडीशनर है, इन दोनों की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो ट्रिपल हो जाएगी 2035 तक। मतलब अभी अगर 100 यूनिट है तो 2035 तक 300 यूनिट हो जाएगा। अब ये ग्लोबली बात करो तो सोचो कितना बड़ा फिगर होगा, है कि नहीं। अगर हम 2035 की बात करें तो कूलिंग सिस्टम अकेले अप्रॉक्सीमेटली 1200 टेरावाट की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड करेंगे। आप सोच के देखिए, डेटा सेंटर 8000 टेरावाट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कर रहा है, और जो कूलिंग सिस्टम एसीज हैं ये डिमांड कर रही है 1200 टेरावाट, ठीक है। वो अभी प्रेजेंट ग्लोबल कंजम्पशन से देखा जाए, जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो अभी से अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़े फिगर हैं। आप इन सारी चीज़ों को एज इट इज़ इन योर आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़े से इंडिया के रेफरेंस से बात करते हैं। की स्टैट्स की बात करें तो 2022 में 36% ऑफ हाउस होल्ड जो इंडिया के हैं उनके पास एसी था। 2035 तक ये परसेंटेज 50% तक हो जाएगा, एंड बाय 2050 ये 60% तक हिट होने के चांसेस हैं, ठीक है। जो कूलिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। अभी जैसे 2022 में 880 गीगावाट यूज़ हो रहा था, 35 तक 1750 होगा, और 2050 तक 2700 गीगावाट केवल एसी चलाने के लिए यूज़ होगा। आप सोच रहे हैं कितना बड़ा फिगर है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब देखते हैं कि इंडिया का रोल क्या है। ये मैंने इंडिया का केवल डेटा बताया, ठीक है। इंडिया का रोल क्या है? इंडिया कहीं ना कहीं लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। जो आने वाले समय में जो मैंने आपको बताया डिमांड होगी, कूलिंग डिमांड होगी, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा परसेंटेज होने जा रहा है। पहली बात, इंडिया में डेटा सेंटर्स का डिमांड नहीं होगी डेटा सेंटर की कूलिंग के लिए। इंडिया में जो हाउस होल्ड हैं उनको एसी की डिमांड करेंगे वो, और जब एसी की डिमांड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एसी की डिमांड को हम कूलिंग डिमांड कह रहे हैं, ठीक है। तो कूलिंग डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी इंडिया का रोल अगर देखा जाए। अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ वर्ल्ड एसी इंडिया में है, और 2050 तक ये अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन यूनिट से ज़्यादा एसी हो जाएंगे, ठीक है। 1 बिलियन यूनिट से ज़्यादा एसी को होने का मतलब बहुत बड़ा डेटा है कहीं ना कहीं। और जिस हिसाब से इनकम बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो ये सारे की ड्राइवर्स हैं कि कूलिंग डिमांड और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्योंकि अर्बनाइजेशन में पेड़ कटेगा वहाँ पे बिल्डिंग बनेगी तो गर्मी भी होगी, गर्मी होगी तो ऑब्वियस सी बात है एसी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और जब एसी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक का पार्ट था। अब हम देखते हैं कि एक तरफ मैंने आपको बताया डेटा सेंटर्स में कूलिंग की डिमांड, दूसरा मैंने बताया
कि एसी में कूलिंग की डिमांड, ठीक है, या फिर जो ह्यूमन डिमांड हम कहें, तो जो डेवलप कंट्री है कूलिंग डिमांड वहाँ पर भी है और जो डेवलपिंग कंट्री वहाँ पे भी कूलिंग डिमांड है। बस फ़र्क ये है डेवलप कंट्री में जो कूलिंग डिमांड है वो डेटा सेंटर्स में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं उनकी कूलिंग डिमांड ऑलरेडी कहीं ना कहीं मैक्सिमम फुल हो चुकी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में कोई आके बोले भैया मेरे पास एसी नहीं है, ऐसा बहुत अगेन बहुत ही माइन्यूस्कल स्केल हो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट मैक्सिमम देखा जाए तभी तो डेवलप है वो। तो डेवलप कंट्रीज़ में जो कूलिंग डिमांड लोगों की एसी की नहीं है वो है डेटा सेंटर्स की। तो इस डिमांड को पूरा किया जा सके तो उसलिए क्या होता है, जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं वो पावर ग्रिड के बगल बनाए जाते हैं। मान लो ये एक पावर ग्रिड है, नया डेटा सेंटर बन रहा है, तो लोग कोशिश करते हैं कि अपना डेटा सेंटर का फार्म आसपास बनाए। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पे एक पावर ग्रिड है, डेटा सेंटर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर इन्होंने बना दिया। अब अगर 100 किलोमीटर दूर बना दिया तो उससे क्या होगा, अगर मान लो हल्का सा भी इस डेटा सेंटर में पावर डिसरप्शन होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि ग्लोबली अगर बहुत बड़ा डेटा सेंटर है तो ग्लोबली कहीं ना कहीं इंटरनेट शट डाउन हो सकता है, ये भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है उसका। तो ये जो इतना दूरी है ये कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट करी, इसलिए लोग पावर ग्रिड के बगल बनाते हैं जिससे इनको एक अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मिलता रहे। अब वहीं पे अगर डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो ये तो नहीं हो सकता कि भैया यहाँ पे एक पावर ग्रिड बना रखा है उसी के जस्ट बगल आकर के बोले ऐसा है हम यहीं पे अपना घर बसा लें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस मिलती रहेगी तो एसी भी चलती रहेगी। सो दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। अगर एक मान लो एक सिटी है, सिटी का डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई हैं, तो अभी भी बिल्डिंग अपने एक डेवलपमेंट स्टेज पे है। तो जब बिल्डिंग बनती है तो वहाँ पे कूलिंग सिस्टम लगता है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि हर जगह कूलिंग सिस्टम लग चुका है, जब बिल्डिंग ही नहीं प्रॉपरली बनी है तो कूलिंग सिस्टम कैसे बन जाएगा। तो डेवलपिंग कंट्री में मेन जो चैलेंज है वो ये है कि हमारा जो नेटवर्क है अभी भी कूलिंग नेटवर्क है वो उतना ब्रॉड वाइड नहीं है। तो जोग्राफिक डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। डेवलप जो वर्ल्ड है वहाँ पे किस चीज़ की डिमांड हो रही है, डेवलपिंग वर्ल्ड में किस चीज़ का मेन ड्राइवर क्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेन ड्राइवर डेटा सेंटर नहीं है, यहाँ पे मेन ड्राइवर है पॉपुलेशन प्लस हीट, ये भी कहीं ना कहीं एक मेन ड्राइवर है। अब अगर देखें कि इसका हेल्थ और सोशल इम्पैक्ट क्या होता है, अब अगर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, हीट वेव्स होगी, तो हीट रिलेटेड डेथ्स भी बढ़ेंगी। अगर देखा जाए एक सिंगल हीट वेव मोर देन 10,000 ऑफ डेथ का कारण बन सकती हैं। अगर कोई इंसान को हीट स्ट्रोक आया है और उन्हें एक ठंडा कुछ नहीं मिला है, ठंडा इन द सेंस मान लेट्स से एक एसी एग्जांपल ले रहे हैं, अगर उनकी बॉडी ठंडी नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रिएक्ट होगी और वो हीट स्ट्रोक का कारण बन सकती है जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो ये चीज़ बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है, समझ रहे हैं। जिस हिसाब से करंट सिचुएशन चल रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, तो ये इसका बहुत ही एक निगेटिव इम्पैक्ट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और जैसे हम देख रहे हैं इंडिया में जो एनर्जी ग्रिड है अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, फ्रेजाइल है। केवल इंडिया में नहीं बल्कि डेवलपिंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एक वल्नरेबल कहे जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, जब आपको एक प्रॉपर एक्सेस नहीं मिलेगा कूलिंग का तो उससे डेथ्स भी बढ़ेंगी, हीट रिलेटेड डेथ्स जो है वो बढ़ेंगी। तो अब क्वेश्चन आता है क्या स्ट्रैटेजी हमें नीडेड है। पहली बात तो हमें रिन्यूएबल सोर्सेस को बढ़ाना चाहिए। अब एनर्जी डिमांड अगर लेट्स से 8,000 टेरावाट की हो रही है तो ऐसा नहीं है कि अब हम 8,000 टेरावाट के लिए उतना कोल बर्न करना स्टार्ट कर देंगे। अगर उतना कोल बर्न करेंगे तो उतना ही ज़्यादा एनवायरनमेंट भी तो गर्म होगा, उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा। जब उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा तो उससे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो और डिमांड होगी, तो इट विल बी अ वेरी विशियस साइकिल जो कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से हमें एक रिन्यूएबल सोर्सेस पे एनर्जी पे जाना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं हेल्पफुल है हमारे लिए इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। हमें एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग डिवाइसेस लेनी चाहिए। जैसे पुराने एसी देखे जाएं, अगर 2 टन का भी एसी है तो इतनी यूनिट खा रहा है, लेकिन आज के समय जो स्टैंडर्ड्स आ गए हैं 4 स्टार 5 स्टार एसी, तो वो कहे जाते हैं एनर्जी एफिशिएंट। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत दूर से आती है हमारे पास,
हमें ये देखना चाहिए कैसे हम क्लोज जनरेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना, इसमें क्या होता है, इसमें आपके छत के ऊपर ही वो सोलर पैनल लगा देते हैं, तो आप खुद ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, फिर उसे आप डिस्कॉम को बेच दे रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय क्लोज टू जनरेशन। इससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी जिससे जो ग्रिड है उन पे ओवरलोड नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो ये एक एरिया है, 100 घर हैं यहाँ पे इन एरिया में, और इलेक्ट्रिसिटी 100 घर डिमांड कर रहे हैं 1000 यूनिट की। ठीक है, और जो ये पावर ग्रिड है बगल में, ये नई कॉलोनी बसी है 100 लोगों की, अब पावर ग्रिड एक ही है पुराना, इसके अंदर कैपेसिटी है केवल 800 यूनिट की, तो अब 200 यूनिट कैसे सप्लाई करेगा, तो 200 यूनिट का एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, इसीलिए आप नोटिस करते हो बारिश होती है लाइट सबसे पहले जाती है, जहाँ गर्मी बड़ी लाइट पहले काट रही है, क्योंकि प्रेशर बहुत हो जाता है इन पावर ग्रिड्स पे। उसका सोल्यूशन क्या है, ये 200 यूनिट जो है, अगर यहाँ पे मान लो 10 लोग भी अपने घरों में सोलर पैनल लगा के खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, तो जो पावर ग्रिड है उन पे प्रेशर कम पड़ेगा, तो इससे कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल मूव होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़, हमें अपनी अर्बन पॉलिसी जो है वो रीथिंक करनी चाहिए कि किस तरह से हम अर्बन प्लानिंग करें, प्लस हमारी एनर्जी पॉलिसी को भी दोबारा से एक बार रिविजिट करने की ज़रूरत है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट कर रहे हैं किस हद तक या कब तक हम लोग ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस का यूज़ करेंगे, और कब हम रिन्यूएबल सोर्सेस पे स्विच होंगे, और आखिर किस तरह से वो स्विच होगा इन अ वे कि वो हमारी एनर्जी डिमांड पे इम्पैक्ट ना करे। ठीक है, तो ये इसका जीएस पेपर 3 में 2023 में क्वेश्चन आया था। एनर्जी डिमांड इन इंडिया इज राइजिंग रैपिडली, एग्जैक्टली ये इस आर्टिकल से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, कैसे राइज हो रही है आप डेटा दे सकते हो, देखिए यहाँ पे कैसे राइज हो रही है, ये बिल्कुल फ्रेम हो रहा है इस आर्टिकल से। ठीक है, डिस्कस द चैलेंजेस इन मीटिंग दिस डिमांड एंड द रोल ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस। कौन कौन से चैलेंजेस हैं इस डिमांड को करने के लिए। सबसे पहला तो पावर ग्रिड ही है, ओल्ड है, ये बहुत बड़ा है, समझ रहे हो, और अभी भी कूलिंग नेटवर्क हमारा इतना ज़्यादा नहीं है कि एनर्जी डिमांड उतनी ज़्यादा, मतलब ये सारे आर्टिकल से आप क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो, समझ रहे हैं। तो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा एकदम कनेक्टिंग है इस क्वेश्चन से, आप एक बार इसकी रेलेवेंस पढ़ेंगे आपको और अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। विद डेटा सेंटर एंड एयर कंडीशनिंग बिकमिंग द मेजर ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, द पावर सेक्टर फेसेस न्यू स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, डिस्कस द इम्प्लीकेशन एंड सजेस्ट सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर इंडिया। अब क्या, ये अगेन मैंने आपको इससे पहले कहा, प्रैक्टिस क्वेश्चन एग्जैक्टली आर्टिकल के ऊपर फ्रेम्ड है। ठीक है, इसका जब मॉडल आंसर पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल में से ही मॉडल आंसर बनाने की कोशिश की है मैंने, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया लग सके कि आंसर को फ्रेम कैसे करते हैं आर्टिकल से कैसे क्वेश्चंस को बनाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत कहीं ना कहीं ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है कि किस तरह से जो साउथ एशिया है उसका अभी भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन सही से नहीं हो पाया है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अभी समझते हैं कि क्यों नहीं इंटीग्रेट हो पाया है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। बाकी अगर दूसरे रीजन की बात करें वो बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो गया है। अगर हम साउथ एशिया के इंट्रा रीजनल ट्रेड की बात करें, इंट्रा रीजनल ट्रेड क्या होता है, जो आपस में हो। ठीक है, आपस में मान लो एक साउथ एशिया रीजन है, तो साउथ एशिया में जितनी कंट्रीज़ हैं वो आपस में ही ट्रेड करें, उसे हम लोग इंट्रा कहते हैं। जब साउथ एशिया की कंट्री वेस्ट एशिया से ट्रेड करे तो उसे इंटर रीजनल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, इंटर ट्रेड कहते हैं उसे। तो ये इंट्रा रीजनल ट्रेड जो साउथ एशिया कंट्रीज़ है, ये केवल 5 से 7% है टोटल ट्रेड का। अगर टोटल ट्रेड 100 यूनिट का है तो केवल 5 से 7 यूनिट का ट्रेड ये साउथ एशिया की रीजनल कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत एक ऐसा फिगर है कि अभी आप आर्टिकल समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना छोटा फिगर है। इतनी ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल है, अनटैप पोटेंशियल है, जो अभी तक यूटिलाइज नहीं हो पाया। अब अगर यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो यूरोपियन यूनियन के में जो कंट्रीज़ हैं, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, वो आपस में ही 45% इंटर ट्रेड कर रही हैं। एशियान कंट्रीज़ 22% कर रही हैं। नेफ्टा जो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, 25% ट्रेड ये लोग कर रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड का हिस्सा बता रहा हूँ, सोचिए कितना बड़ा फिगर है ये। अब अगर हम सार्क की बात करें, साउथ एशिया में क्या जनरली क्या सार्क देखते हो, बीमस्टेक देखते हो, तो सार्क केवल 23 बिलियन का ट्रेड करता है और उसके अंदर पोटेंशियल है 67 बिलियन डॉलर का। सोचिए कितना कम हम लोग कर पा रहे हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, किसी के अंदर पोटेंशियल है 67 बिलियन डॉलर ट्रेड करने का, बट 23 डॉलर ही हो रहा है, 23 बिलियन डॉलर हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है ट्रस्ट डेफिसिट।
जो साउथ एशिया में कंट्रीज़ हैं इनमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट की कमी है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पुअर है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों साउथ एशिया का इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है, वाई इट मैटर्स। ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज़ इंटीग्रेट करनी है तो केवल ऐसा नहीं है आप इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट कर दोगे, सिक्योरिटी छोड़ दोगे। ठीक है, अगर कहीं पे बिजनेस होना है तो सबसे पहले उस एरिया में सिक्योरिटी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जहाँ पे बिजनेस हो रहा है उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी प्रॉस्पेरिटी हो पाएगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी दोनों इंटरलिंक्ड हैं। ये जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ मैंने इसी पर्सपेक्टिव से लिखे हैं कि आप लोग इसको एज इट इज़ अपने आंसर्स में फ्रेम कर सकें। ठीक है, बहुत ही आसानी से। अब अगर लैक ऑफ रीजनल कोऑपरेशन है तो ये न केवल ट्रेड को इम्पैक्ट करेगा बल्कि पीस को भी इम्पैक्ट करेगा, है कि नहीं। जैसा आप देख रहे हो इंडिया पाकिस्तान में, इंडिया बांग्लादेश की सिचुएशन जैसे डेट्यूरेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं अगर ट्रेड नहीं हो पा रहा तो पीस भी तो नहीं हो पा रही ना, और कहीं पे अगर पीस है दो कंट्रीज में तो ट्रेड भी तो होगा ना, अदरवाइज दे वोंट बी हैविंग एनी सिंगल रीजन व्हाई दे शुडंट बी ट्रेडिंग विद ईच अदर। समझे, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कॉज बन जाता है कि क्यों आज के समय जो साउथ एशिया कंट्रीज हैं वो अच्छे से इकोनॉमिकली इंटीग्रेट नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, और कोई भी कंट्री, इट्स नॉट जस्ट अबाउट साउथ एशिया, कोई भी कंट्री लास्टिंग सिक्योरिटी नहीं अचीव कर सकती है बिना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के। अगर कोई बोले कि भैया ऐसा है कि जैसे नॉर्थ कोरिया एग्जांपल है, वो बोले सिर्फ और सिर्फ हमें सिक्योरिटी बढ़ानी है। अरे भाई सिक्योरिटी बढ़ानी है तो आपको बिना पैसे के कैसे सिक्योरिटी बढ़ा दोगे। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज मस्ट इन ऑर्डर टू अचीव लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी। समझ रहे, तो ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड टॉपिक है। अब देखते हैं क्या आखिर अनटैप पोटेंशियल है साउथ एशिया का। तो साउथ एशिया के पास वर्ल्ड की 25% पॉपुलेशन है, वही जो पहले अभी बोल रहा था मैं, यहाँ पे क्या पॉइंट था, 45% इंट्रा ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और हम 5 से 7% ही टोटल ट्रेड कर पा रहे हैं। पॉपुलेशन कितनी है, 25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। और यूरोपियन यूनियन कितना ट्रेड कर रहा है, 45% ऑफ इंट्रा ट्रेड कर रहा है, और उसकी पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड की, 5.8% पॉपुलेशन ही है। भाई ऐसा क्या है इन पॉपुलेशन के पास कि लोग इतना कर रहे हैं, दे हैव म्यूचुअल ट्रस्ट, दे डोंट हैव दिस ट्रस्ट डेफिसिट, इनका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। इनका अगर हम ट्रेड की बात करें तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली 5 ट्रिलियन की जीडीपी 25% पॉपुलेशन लेके बैठी, केवल 5 ट्रिलियन। यहाँ ये 5.8% पॉपुलेशन ही अकेले 18 ट्रिलियन की जीडीपी लेके बैठी है। जो नेफ्टा है, नॉर्थ अमेरिका के रीजन है, वो 24.8 ट्रिलियन की जीडीपी लेके बैठे हैं। जो ट्रेड टू जीडीपी रेशियो मतलब बढ़ने की बजाय और ड्रॉप ही हुआ है साउथ एशिया में, 47.3% 2019 में था, ये घट के 42.94% हो गया 24 में। जो ट्रेड डेफिसिट है और बढ़ गया, मतलब कम तो नहीं हुआ, बढ़ता ही जा रहा है। 204.1 बिलियन डॉलर 2015 था, और यही डेफिसिट बढ़ के 339 बिलियन डॉलर हो गया। ठीक है, अब ये ट्रेड डेफिसिट क्यों हो गया, ट्रेड डेफिसिट होने का कारण ये होता है कि जब आपके पास भाई साहब इन एक्सपेंडिचर आपके ज़्यादा हो रहे हैं, खर्चे आपके ज़्यादा हो रहे हैं और इनकम कम हो रही है, तो ऐसा हो क्या रहा है। मान लो ये इंडिया है, लेट्स से श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। अब एग्जाम्पल के लिए समझो ये पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान को चाहिए कि भाई साहब हमें 10 किलो गुड एक्स चाहिए। अब ये गुड एक्स अफगानिस्तान में है बगल में, लेकिन अब इनके आपस में डेफिसिट है, किस चीज़ का, ट्रस्ट डेफिसिट हो रखा है, आपस में भरोसा नहीं करते। तो पाकिस्तान वाले ये गुड एक्स जा रहे हैं कहाँ से लेने के लिए, ब्राज़ील से। तो खुद सोचो कितना डिफरेंस है, जो 10 किलोमीटर पे मिल रहा है ये हज़ारों किलोमीटर दूर जा रहे हैं। तो क्या कॉस्टिंग नहीं बढ़ेगी, क्या शिपिंग कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, तो क्या ये सारी चीज़ें आपके एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाएगा, ऑब्वियसली बढ़ाएगा, और आपकी इनकम भी तो नहीं बढ़ेगी ना उस चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें ट्रेड डेफिसिट को और वाइड करता है। तो रीजन में जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं ये लोग दूर के पार्टनर्स से बहुत ट्रेड कर रहे हैं, बट आपस वाले नेबर्स में ना ये लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि पहली बात तो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा घुसी है, और कॉस्टिंग भी इन लोग की बहुत ज़्यादा ऐसी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे खरी नहीं उतर पाती है। ठीक है, सब लोग कहते हैं भाई ठीक है तुम लोग अपनी दुनिया में मस्त रहो, जो समझ में आए करो, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से की हर्डल्स हैं इंटीग्रेशन में। पहली बात तो जो बोलते हैं ना, जो स्ट्रैटेजिक पॉलिटिक्स है, ठीक है, इसने इकोनॉमिक लॉजिक को क्रॉस कर दिया पूरी तरह से। यहाँ पे ये पाकिस्तान है, इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजिक पॉलिटिक्स बना दी, भैया हमें ऐसे 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 करना है, और ये जो पॉलिसी बनाई है इसका इकोनॉमिक से दूर दूर तक कोई लॉजिक नहीं है। दे आर सिंपली इन देयर ओन वर्ल्ड, ऐसा हो जा रहा है। अगर हम सैफ्टा की बात करें, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये
और बाकी इसके जैसे और सारे एग्रीमेंट वो पूरी तरह से अंडर यूटिलाइज्ड हैं। जैसे मैंने आपको भी कहा पोटेंशियल सार्क का 63 है, यूटिलाइज केवल 23 हो पा रहा है। उसी तरह से और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं जो कि फुल्ली यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, टेररिज्म है, मिसट्रस्ट है। तो ये सारी चीज़ें इन एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दे रही हैं। तो ये सारी एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है किसमें? इंटीग्रेशन में, समझ रहे? और फिर ट्रांसपोर्टेशन बहुत पुअर है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ख़राब है जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, और इन्वेस्टमेंट ये बहुत ज़्यादा अभी भी सर्विसेज में नहीं हुआ है, रीजनल वैल्यू चेन भी बहुत अच्छी नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हर्डल्स तो हैं ही हैं, लेकिन ये पोटेंशियल भी हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड सोचेंगे, अगर स्ट्रैटेजिक पॉलिटिक्स कम होकर इकोनॉमिक लॉजिक से सोचा जाए तो क्या ये पोटेंशियल नहीं है? बिल्कुल। अगर ये 25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है साउथ एशिया में, ये मिल करके ठीक उसी तरीके से काम करें जैसे यूरोपियन यूनियन वाले कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ये 100 ट्रिलियन आराम से क्रॉस कर जाएगी? बिल्कुल कर जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है कभी भी, क्योंकि दे डोंट हैव जस्ट डिफरेंसेस केवल इकोनॉमिक डिफरेंस नहीं है, बल्कि इनका कल्चरल, अपने आप को इन लोगों ने इतना कल्चरल डिफरेंसेस बना दिए हैं, अपने आप में रिलीजियस डिफरेंसेस बना दिए हैं। आज से अप्रॉक्सीमेटली 200-300 साल पहले इतने डिफरेंसेस नहीं थे। कहीं ना कहीं साउथ एशिया बहुत यूनिफॉर्म है, आपस का कल्चर शेयर करता है, आपस में उनके जो कज़ीन है वो बहुत सारे सिमिलर होते हैं। बट स्टिल करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है कि साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, ये बहुत ज़्यादा एक हीटेड ग्राउंड बन चुका है मिसट्रस्ट का, कॉन्फ्लिक्ट का, टेररिज्म का, जिस वजह से प्रॉपरली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, अब देखते हैं कंट्री वाइज ट्रेड गैप कितना है, मतलब एक कंट्री के पास कितना पोटेंशियल है लेकिन उसने यूटिलाइज कितना किया है। बांग्लादेश की बात करें तो उसके बाद 93% ऑफ अनटैप्ड इंट्रा रीजनल ट्रेड पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये केवल 7% ही यूटिलाइज कर पा रहे हैं। अगर ये बाकी 93% यूटिलाइज करें इंट्रा ट्रेड करके, इंट्रा ट्रेड कहने का मतलब है आपस में ट्रेड करें, नेपाल से, इंडिया से, पाकिस्तान से और साउथ एशिया में जा करके, तो कहीं ना कहीं यही अनटैप है। मालदीव में 88%, पाकिस्तान में इतना, अफगानिस्तान में 83%, नेपाल में 76%। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड और डिक्लाइन हो गया। 2018 में $2.4 बिलियन था, ये डिक्लाइन होकर $1.2 बिलियन हो गया 24 में। एक्सपोर्ट जो इंडिया में होता है पाकिस्तान के द्वारा 2019 में $547 मिलियन था, ये घट के $480 मिलियन हो गया 2024 में। क्वेश्चन होता है व्हाट आर द वे फॉरवर्ड। सबसे पहली जो चीज़ करनी चाहिए वो एक कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए, जहाँ पे आप अपने खुद के जो पर्सनल एजेंडाज हैं उसको साइड करो और एक ब्रॉडर लेवल पे सोचो। एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बननी चाहिए। कैसे बनेगी? जब सार्क जैसे एग्रीमेंट और बीमस्टेक जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क बीमस्टेक ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल्ली अपने पोटेंशियल पे काम करेंगी। ये जो एग्रीमेंट करें, ये जो MOU साइन करें, वो प्रॉपरली फॉलो हों बाय कीपिंग एवरी सॉर्ट ऑफ व्हाट वी से जनरली, अपनी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जितनी कंप्लेंट्स हैं, उसको एक तरफ रखो और उनसे बोलो भाई सिर्फ अभी ट्रेड पे फोकस करो। बट ये सब बेस्ट केस सिनेरियो है। दिस इज़ नॉट समथिंग विच कैन हैपन इन वन गो, नीदर इट विल एवर हैपन। ये भी सच है। करंट सिनेरियो जैसा हम देख रहे हैं, इट इज़, बोलते हैं ना, ये बहुत ही आइडली हम सारी चीज़ें बता रहे हैं वे फॉरवर्ड, बट आंसर में आपको ऐसे ही लिखना है कि कौन कौन से वे फॉरवर्ड हैं, बेस्ट केस सिनेरियो कैसे हों। हमें जो टैरिफ्स इतने बढ़ जाते हैं, बोलते हैं ना, एक गुस्सा हुआ दूसरे बोलता है ऐसा है तुम हम पे टैरिफ लो 20% टैरिफ, 10% हम लगा रहे हैं, हम 20% लगा रहे हैं। तो दे हैव देयर सो मच ईगो और इतने सारे बैरियर्स हैं कि ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। ठीक है, और हमें ज़रूरत क्या है कि पहले तो टैरिफ और बैरियर हटाएं, वैल्यू चेन और सर्विसेज को और ज़्यादा इनकरेज करें, ट्रस्ट और पॉलिटिकल विल को और ज़्यादा मजबूत बनाएं। ठीक है, क्योंकि $172 बिलियन का ट्रेड अगर पोटेंशियल जो है, अगर उसे हमें एक्वायर करना है, अगर उसे अच्छे से इफ़ दिस साउथ एशिया वांट कि ये पोटेंशियल का एक्सेस उसे मिले, तो सबसे पहले ट्रस्ट डेफिसिट को हटाना पड़ेगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उनको भी ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन 2023 में GS पेपर 2 में आया था वो है व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स टू इंडियाज एफर्ट टू अचीव इट्स राइटफुल प्लेस इन इंटरनेशनल अफेयर्स। कौन कौन से इम्पेडिमेंट्स हैं? सिंपल चीज़ है, अभी आपने आर्टिकल में पढ़ा कि किस तरह से इंडिया काम अभी भी नहीं कर पा रहा है ड्यू टू, सबसे पहली चीज़ क्या हो जा रही है? मिसट्रस्ट,
कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अभी भी हैं, जिसकी वजह से राइटफुल प्लेस नहीं मिल पा रही इंडिया को। इंडिया इज़ जस्ट लाइक कीचड़ में एक, बोलते हैं ना, गंदगी की तरह है। इंडिया इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू कम आउट ऑफ दैट कीचड़, बट बाकी लोग कह रहे हैं नहीं तुम हो इसी साउथ एशिया का पार्ट, तुम इसी में रहो, ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, तो सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम दीज इम्पेडिमेंट्स। मेजर्स क्या है? देखिए ये सारे मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं। अब इस कनेक्शन को आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। डिस्पाइट शेयर्ड हेरिटेज, साउथ एशिया इज पुअरली इंटीग्रेटेड इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली बात हो रही है, ठीक है। अगर इसको हम कल्चरली देखें, ये पहले बहुत इंटीग्रेटेड था। सोशली देखें तब भी कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन था ही, लेकिन अभी देखा, अभी इस क्वेश्चन में बात हो रही है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, कितना पुअर है ये। ठीक है, हमारे पास शेयर्ड हेरिटेज है हमारे पास की, बट स्टिल वी आर वेरी पुअरली इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड। तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेन फैक्टर्स इम्पेडिंग दिस इंटीग्रेशन। कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं? वही सेम चीज़ें, ट्रस्ट डेफिसिट का होना, ठीक है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना, और टेररिज्म, और जितनी चीज़ें आपको मैंने आर्टिकल में बताया, सारी चीज़ें आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। कौन कौन से मेजर्स हैं? वही जो पीछे आपने देखे। अब इसका मॉडल आंसर पे एक बार पढ़िएगा, उस मॉडल आंसर से आप की पॉइंट्स निकालिएगा तो आपको एक और अच्छा आइडिया हो जाएगा इस पूरे के पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन को समझने का। ठीक है, पूरा मॉडल आंसर मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।